हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट पेपर 1 जैन 26 एग्जाम्स के लिए। ये बात सारे बच्चों को पता है कि हर एग्जामिनेशन से पहले एक आरटीपी और 2 एमटीपी आते हैं। आरटीपी मैं आपको रिकॉर्ड करके दे चुका हूँ और उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थे, वो भी मैंने आपको रेक्टिफाई करा दिए। आज हम खड़े हैं एमटीपी 1 पे और इसके बाद आएगा एमटीपी 2, काम खत्म। और ये बेटे आपके नवंबर सीरीज है और जो एमटीपी 2 है वो दिसंबर सीरीज होगी। एमटीपी का फॉर्मेट एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है जो आपके फाइनल एग्जाम्स का है। 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आने और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आना है। आपका पेपर 2 पार्ट्स में बटा होगा। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये एमसीक्यू बेस्ड है और जो सेकंड पार्ट है वो आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। और जो एमसीक्यू पार्ट है ये कहीं से भी बना सकते हैं, इसीलिए आपको सारा सिलेबस कवर करना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव में आप थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी फिर भी बना सकते हो कि कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, ये 4-5 मेन चैप्टर्स हैं आपके। आधे से ज्यादा पेपर यहीं से आता है। लेकिन एमसीक्यू में आप स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, इसके लिए आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अब आप सोचेंगे सर इस एमसीक्यू में इस एमटीबी में कुछ है क्या? तो इस एमटीबी में बेटे जो एमसीक्यू पार्ट है आपका, वो इन्होंने क्या किया, हमारी क्लास बुक के क्वेश्चंस लिए। हमारी क्लास बुक स्टडी मटेरियल बेस्ड है। मैं ये कह सकता हूँ स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस लिए और उसके ऊपर एमसीक्यू बना दिए। तो एमसीक्यू तो आपके एक तरह से आपको पढ़े हुए लगेंगे, बस राइट ऑप्शन क्लिक करनी है आपने, क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बात करोगे तो इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। तो जहां भी क्वेश्चन मेरे को सिमिलर नजर आएगा और मैंने क्लास में करवाया हुआ है या किसी पुरानी आरटीपी एमटीपी में कराया हुआ, मैं रेफरेंस देकर निकल जाऊंगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। रिपीटेड क्वेश्चंस को करने का कोई सेंस ही नहीं है बेटे। तो जब कोई नया क्वेश्चन आएगा डिस्कस करेंगे, पुराना क्वेश्चन आएगा रेफरेंस लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इस एमटीपी का डिस्कशन स्टार्ट करना है। तो मैं इसके फर्स्ट पार्ट में खड़ा हूं। सबसे पहले मुझे एमसीक्यू निपटाने हैं। तो मैं इसका बेटे फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। पार्ट 1 है, केस सिनेरियो है एमसीक्यूज के, 30 मार्क्स के हैं। 15 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के। फटाफट शुरू करते हैं। हमारे पास है बेटे केस नंबर 1 और इन्होंने अलग अलग इंडेस में से बनाए। जैसे ये पार्ट इनका कैश फ्लो का है, इंडेस 7 का। ये पार्ट इनका कैश फ्लो का है, इंडेस 7 का। ये दोनों पार्ट इंडेस 16 के हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल के। इंडेस 16 पीपीई का रीवैल्यूएशन मॉडल। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये इनका इंडेस 116 का है, लीज का। 3-4 इंडेस मिला के क्वेश्चन बनाया हुआ है। 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं आपको। आओ फटाफट से पढ़ते हैं। X Limited has paid an advance tax amounting to 530 during the current year. कितना एडवांस टैक्स दिया है? 530। मैं लिख लेता हूं, हमारा 530 का टैक्स गया है जी। बहुत बढ़िया। आउट ऑफ दिस सेड पेड टैक्स 30,000 इज पेड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। इसमें से 5 लाख रुपए का तो आपका बिजनेस टैक्स होगा, जिसको आप कॉर्पोरेट टैक्स कह देते हैं। और जो बाकी का 30,000 है ये कैपिटल गेन टैक्स है। और अगर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैश फ्लो में आप इसको कैसे रिपोर्ट करोगे, तो बड़ी आसान सी बात है। जो कैपिटल गेन टैक्स है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके पीपी, आपके इंटेंजिबल, आपकी प्रॉपर्टी सब इन्वेस्टिंग में आती है, तो उसका टैक्स भी वहीं जाएगा। और जो आपका बिजनेस का कॉर्पोरेट टैक्स है ये ऑपरेटिंग में चला जाएगा। 2 नंबर आपके पक्के हो गए। एक एमसीक्यू हो गया आपका। ये देखो, ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू इसी के ऊपर बनाया है। Under which activity the advance tax of 530 be classified in the statement of cash flows? तो 5 लाख ऑपरेटिंग में और 30,000 आपका इन्वेस्टिंग में। गलत ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, राइट ऑप्शन ढूंढो फटाफट से। ये रहा हमारा राइट ऑप्शन
कि जी 5 लाख रुपए आपका ऑपरेटिंग में जाएगा और 30,000 रुपीज आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। यहाँ पे उल्टी बात कर रहे हैं, कहता जी 5 लाख इन्वेस्टिंग में उल्टी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कहता 30,000 हम ऑपरेटिंग में दिखा देते, उल्टी बात कर रहे हैं। कहता 530 को आप पूरे के पूरे को इन्वेस्टिंग में डाल दो, 530 को आप पूरे के पूरे को ऑपरेटिंग में डाल दो, गलत बात है। अब इसमें क्या चर्चा करूं बेटे मैं आपके साथ। X Limited acquires fixed assets of 10 लाख रुपीज फ्रॉम Y। इसने 10 लाख रुपए के पीपी खरीदे बाय एक्सेप्टिंग द लाइबिलिटीज ऑफ 8 lakhs। अगर 10 लाख के एसेट्स आए हैं तो 8 लाख की लाइबिलिटी भी आई है, और जो बैलेंस है 2 लाख रुपए वो पे किया है इसने, तो इसने एंट्री पास की होगी पीपीई अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज, टू लाइबिलिटी 8 लाख, टू बैंक 2 लाख। और सारे बच्चों को पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक। कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को समराइज करते हैं। अब आपने एसेट खरीदी है 10 लाख की, ये इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगी, क्यों? आपकी पेमेंट ही 2 लाख है। जो 8 लाख की पेमेंट है ये तो नॉन कैश है, जो 8 लाख की जो पेमेंट है वो नॉन कैश है, पेमेंट तो आपकी 2 लाख हुई है, तो आपके कैश एंड बैंक में 2 लाख लिखे होंगे आपने, वो कैश फ्लो की समरी में आ जाएगा। जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे उसमें आप दिखाओ कि 10 लाख की एसेट है, 8 लाख की लाइबिलिटी है, नोट्स में जो करना है करो, लेकिन कैश फ्लो में 2 लाख ही आएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जितना कैश जाएगा कितना कैश आएगा वही समराइज होता है आपका। तो इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना रखा है, ये देखो हमारा एमसीक्यू नंबर 2। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बॉट एंड लाइबिलिटीज अज्यूम्ड बाय एक्स इन इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो 10 लाख 8 लाख कॉन्ट्रा में कट गए, 2 लाख का आउटफ्लो है, ढूंढ लो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है जी, फर्स्ट ऑप्शन बताओ क्या कह रहा है। X Limited should classify only cash payment of 2 lakh under investing activities, यहां तक तो ठीक है, and remaining 8 lakhs being non-cash transaction, ये भी ठीक है। should be disclosed in the notes to अरे ये तो पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है, 2 लाख इन्वेस्टिंग में, बाकी नोट्स में दिखा देंगे जो चीज दिखानी है, कैश फ्लो में 2 लाख, ये ऑप्शन तो मुझे करेक्ट लग रहा है। अभी आगे के ऑप्शन पढ़ो। X Limited should classify only cash payment of 10 lakhs, ये तो गलत है, 10 लाख थोड़ा ना आएगा इन्वेस्टिंग में। X Limited should classify only cash payment of 2 lakh under operating, ये भी गलत है एसेट्स को खरीदना ऑपरेटिंग थोड़ा ना होता है, इन्वेस्टिंग होता है। 2 लाख रुपीज should be shown as cash and cash equivalent and remaining 8 lakh being non cash, अरे ये भी गलत है। कभी कहता है 2 लाख रुपए को ऑपरेटिंग में दिखा दो, कभी कहता है 2 लाख रुपए को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लो, कभी कहता है 10 लाख को दिखा दो इन्वेस्टिंग में, गलत बात है। इन्वेस्टिंग में जाएगा 2 लाख और नोट्स में पूरी डिटेल जाएगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटे, है ना आसान। तो पहले का ऑप्शन क्या आया था, डी, और दूसरे का ऑप्शन क्या आया, ए, बाद में टैली कर लेंगे हम। अच्छा जी, मुझे क्वेश्चन आगे रीड करने दो। X Limited acquired a trademark as on 31st March X1 for 1 lakh in day 16 and 38। रीवैल्यूएशन मॉडल दोनों पे सेम ही है, अपना सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल में रहता है, पर आपके पीपी और इंटेंजिबल इन दोनों पे आप रीवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हैं। कितने में ट्रेडमार्क खरीदा है, 1 लाख रुपए में, ये मेरी कॉस्ट हो गई। The asset was revalued at 120 next year, तो इन्होंने एक एंट्री पास की होगी, इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू RR, रीवैल्यूएशन रिजर्व 20,000 रुपए। 1 लाख रुपए की एसेट को 1.20 पे ले गए, तो 20,000 इन्होंने रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया होगा, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आए तो 85 रह गया। तो अगर 120 में से 85 आप कंपेयर करोगे
तो ये 35,000 का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल में है तो इम्पेयरमेंट लॉस पहले आरआर में जाएगा फिर पीएनएल में जाएगा। तो आरआर कितना पड़ा आपके पास, आरआर पड़ा 20,000 का, तो पीएनएल में कितना जाएगा 15,000 रुपए। ये कोई क्वेश्चन है बच्चों वाले क्वेश्चन, इंटर में पढ़ लेते हैं तो हम पहले 20,000 का आरआर हटाएंगे फिर 15,000 पीएनएल में जाएगा। इसको ऑप्शन ढूंढना आपने, आ जाओ। तीसरा एमसीक्यू, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ ट्रेडमार्क ऑन X3? पहले 1 लाख फिर 120 फिर 85, ढूंढो। 35,000 of the revaluation decrease X3 should be debited to revaluation reserve account। गलत बात है, कहता है 35,000 का 35,000 35,000 आरआर से राइट ऑफ कर दो। कैसे पॉसिबल है, आरआर में तो 20,000 है मेरे पास। पहला ऑप्शन गलत है। 35,000 रुपीज को कहता है जी प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। हाउ इज इट पॉसिबल, 35,000 आपका पीएनएल में कैसे जा सकता है, 20,000 आरआर में, 15,000 पीएनएल में। ये इम्पेयरमेंट लॉस डायरेक्टली पीएनएल को हिट थोड़ा ना करेगा, आप रिवैल्यूएशन मॉडल में, ये भी गलत है। 20,000 रुपीज जो रिवैल्यूएशन की वजह से डिक्रीज आया है, इट शुड बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व इन ओसीआई एंड रिमेनिंग 15,000 शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। ये ठीक लग रहा है। 20,000 रुपए को कहते हैं आरआर में ले जाओ और 15,000 रुपए को पीएनएल में ले जाओ, ये ऑप्शन करेक्ट है सर। तो फिर डी में क्या है, कहता जी नो एडजस्टमेंट टू बी मेड, कहता कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी कहता पूरा आरआर में ले जाओ, कभी कहता पूरा पीएनएल में ले जाओ, कभी कहता कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। गलत बात है, बेसिक चीजें हैं। 20,000 15,000, तो इसका ऑप्शन है सी। सी। अगला पार्ट पढ़ो जरा, क्या कहता है जी। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड पेटेंट ऑन 31 मार्च X1 फॉर 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए का कोई पेटेंट खरीदा है, बहुत बढ़िया। एसेट वाज रीवैल्यूड 85,000 नेक्स्ट ईयर। 15,000 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। ये वही केस है, फर्स्ट अपवर्ड देन डाउनवर्ड, फर्स्ट डाउनवर्ड देन अपवर्ड, दो केस बना दिए। तो इनके पास एक एसेट है 1 लाख रुपए की, पहले इसको 85 पे ले गए, तो ये जो 15,000 है ये पीएनएल में जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस है। लेकिन बाद में इसकी वैल्यू 1,05,000 हो गई। अब इसको लेके जाना है 1,05,000 पे, कितना डिफरेंस है, 15 और 5 20,000 का डिफरेंस है। तो जब 85,000 को 1,05,000 बनाओगे तो क्या ये 20,000 रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दें, आंसर इज नो। जितना पीएनएल में डेबिट हुआ था पहले वो क्रेडिट होगा, पहले आप अपनी कॉस्ट तक आओगे फिर उसके बाद आरआर बनेगा। तो ये जो 20,000 है इसके दो हिस्से होंगे, 15,000 रुपए आपके पीएनएल में रिवर्स होंगे और 5,000 रुपए आरआर में रिवर्स होंगे। 15,000 rupees will be credited in P&L and 5,000 will be created RR. फर्स्ट डाउनवर्ड देन अपवर्ड, तो डाउनवर्ड गए थे, पीएनएल डेबिट हुआ था, पीएनएल क्रेडिट होगा। ऑप्शन ढूंढनी है आपने, आओ। ये आपका 4th एमसीक्यू है, यही चीज आपसे पूछेगा। कहता बताना जी रीवैल्यूएशन का क्या करोगे X3 को, ढूंढो। कहते ये जो 5,000 है नेट इंक्रीज, इसको आप इनकम मान लो है अच्छा, 15,000 out of 20,000 increase should be recognized as income in P&L, बिल्कुल करेक्ट बात है। रिमेनिंग 5,000 should be credited in RR, बिल्कुल ठीक बात है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है सर। कहते जी 20,000 का इंक्रीज है, आप इसे P&L में ले जाओ, गलत बात। 20,000 रुपये है जी, इसको RR में डाल दो, बिल्कुल गलत बात। ना तो पूरी अमाउंट P&L में जाएगी ना पूरी अमाउंट RR में जाएगी, ब्रेकअप जाएगा। जितना P&L में डेबिट हुआ था पहले वो क्रेडिट होगा फिर RR में जाएगा। ऑप्शन बी, ये रहा जी ऑप्शन बी। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए, 8 नंबर आपके पक्के हो गए आउट ऑफ 30 मार्क्स। अच्छा जी सर, एक और क्वेश्चन रह गया, एक और क्वेश्चन रह गया। X Limited enters into a 10-year contract with A
कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? 10 ईयर्स का। फॉर यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर एक्स लिमिटेड। रोलिंग स्टॉक है और ये स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है सर। स्पेसिफिकली डिजाइन का मतलब समझते हो? हाँ, ये एसेट हमने कस्टमर के लिए बना के दी है। क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज है? नहीं। क्या हम किसी और को बेच सकते हैं? नहीं। ये हमने किसके लिए डिजाइन किया है? ए के लिए। अगर ए के लिए बना है तो ए ही इसको यूज करेगा और सारे बेनिफिट लेगा इसके। द रोलिंग स्टॉक इज डिजाइंड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये इस रोलिंग स्टॉक का जो यूज है ट्रांसपोर्टेशन में करेगा, अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने में करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। एंड इज नॉट सुटेबल फॉर एनी अदर यूजर, वो हमें पता है। द रोलिंग स्टॉक इज नॉट explicitly specified in the contract, but A Limited owns only one rolling stock that is suitable for X. कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्ले नहीं समझे, मैं आपको नोट दिखाता हूँ, क्लास में लिखवाए हुए। ये देखो, ये आइडेंटिफाइड एसेट्स के मेरे लिखवाए हुए नोट्स हैं क्लास के अंदर कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर किसी लीज्ड कॉन्ट्रैक्ट में एसेट को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं। ये देखो, इसमें दो रूल्स होते हैं, या तो एक्सप्लिसिटली लिखा हो, क्लियर मेंशन हो कि मैं ये एसेट आपको दे रहा हूं। इम्प्लिसिटली भी चलता है। ये क्या होता है? ये इंप्रेशन है, प्रिजम्पशन है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। एसेट इज स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो क्लियरली स्पेसिफाइड भी हो सकता है और ये वाला रूल भी लग सकता है इसमें। इस पे एमसीक्यू बना दिया। अब आप देख लो, बच्चे कह रहे थे सर हमें लिखवाए जा रहे हैं, हमारे तो हाथ की हड्डी तोड़ दी सर ने। अब मैंने हैंड रिटन नोट्स देने शुरू कर दिए, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी और रेगुलर बैच में भी। ले लो यार, मत लिखो, पढ़ लो बस। नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो पूरा, छोड़ के मत जाओ, पता नहीं कौन से हिस्से में से क्या पूछ लेगा। तो अब आपसे पूछेगा ये, अब आपसे पूछेगा इसमें कि बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कहता है जी रोलिंग स्टॉक इज नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट, गलत है। इम्प्लिसिट इंप्रेशन है क्योंकि कस्टमाइजेशन हुआ है, सिर्फ वही यूज कर सकता और कोई कर नहीं सकता। रोलिंग स्टॉक इज नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट, ये भी गलत है। रोलिंग स्टॉक इज नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट, गलत है। रोलिंग स्टॉक इज आइडेंटिफाइड बिकॉज, ये आंसर सही है। रोलिंग स्टॉक कहता है जी आइडेंटिफाइड एसेट है चाहे दो, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड, क्यों? कस्टमाइजेशन है, तो इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन लगेगा यहाँ पे। ए देखो कहां से क्या क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ पता लगता है इनका। और ये जो रोलिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन है ना, हमारी क्लास बुक में है ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है सारे। इन्होंने कोई इंडिया 7 से उठा लिया, कोई 38 से 16 से उठा लिया, कोई इन्होंने 116 से, ये सब स्टडी में ऐड के क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। अगर आप इंडिया 116 खोलेंगे, क्लास बुक खोलेंगे, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में आपको ये रोलिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। ए ए ए ए ए, ये 5 ऑप्शन हो गए। डी ए सी बी ए, डी ए सी बी ए, हम इसको मैच कर लेते हैं। डी ए सी बी ए, ये रहा आंसर। डी ए सी बी ए, ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। डी ए सी बी ए, यही है ना? डी ए, हाँ डी ए सी बी ए। पहला क्वेश्चन डन, 10 नंबर आपके पक्के हो गए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ बताओ जी सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। ये हमारा सेकंड केस आ गया। सेकंड केस, मैं यहां से इसको पढ़ना शुरू करता हूं। ये पार्ट
इंड एएस 115 का है। ये भी आपके स्टडी मटेरियल का रेगुलर क्वेश्चन है, उसको उठा के एमसीक्यू में डाल दिया। अब आपसे पूछेगा बताओ कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, आपसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूछेगा। आप अ कस्टमर बाइज मॉडेम फ्रॉम PQR, क्या परचेज किया जी? मॉडेम। पहला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मिल गया आपको मॉडेम। हाउएवर कस्टमर कैन आल्सो गेट द कनेक्शन फ्रॉम PQR एंड मॉडेम फ्रॉम एनी अदर वेंडर। मैंने एयरटेल की ब्रॉडबैंड सर्विस लेनी है, मुझे एयरटेल का इंटरनेट चाहिए, तो मैंने एयरटेल को बोला तुम मॉडेम देते हो? वो कहते हैं हाँ देते हैं। अच्छा, मैं एयरटेल से मॉडेम भी ले सकता हूँ, मैं इनसे इंटरनेट की सर्विस भी ले सकता हूँ, मैं इनसे कॉल की सर्विस भी ले सकता हूँ। मैंने इनसे पूछा यार मॉडेम किसी और का लगवा लूं? कहते लगवा लो। यानी आपका जो मॉडेम है वो इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है सर्विस का, आप मॉडेम इनसे भी ले सकते हैं, कहीं और से भी ले सकते हैं, तो मॉडेम एक सेपरेट एसेट हो गई आपकी। द इंस्टॉलेशन एक्टिविटी रिक्वायर्स लिमिटेड एफर्ट्स एंड कॉस्ट इन्वॉल्व। इंस्टॉलेशन कहते हैं नॉमिनल है, नेग्लिजिबल है, तो इंस्टॉलेशन इंटीग्रेटेड हो गई आपकी, इंस्टॉलेशन वो करके देंगे, ये सेपरेट नहीं है, नेग्लिजिबल है ये। इट हैज वेरियस प्लान्स वेयर इट प्रोवाइड्स आइदर ब्रॉडबैंड सर्विसेज और वॉइस कॉल सर्विसेज और बोथ। आप इनसे ब्रॉडबैंड भी ले सकते हैं, वॉइस कॉल भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। यानी कंपनी सब कुछ अलग अलग बेचती है, मॉडेम भी बेचती है, ब्रॉडबैंड भी बेचती है, वॉइस वॉइस कॉल भी बेचती है। तो मुझे बताओ अगर मैं एयरटेल को पैसे दूंगा और ये सारी सर्विसेज ले लूंगा तो एयरटेल ने मुझे कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करके दिए हैं? आंसर इज 3, 3 ऑब्लिगेशन इसमें। ये भी क्लास बुक में है, कुछ नया नहीं है, रेगुलर क्वेश्चन है, उठा के एमसीक्यू में डाल दिया। अब आपसे पूछेगा कुछ ये, हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर देयर? ब्रॉडबैंड नहीं, वॉइस कॉल नहीं, मॉडेम नहीं, ऑल ऑफ अबव, ये सारे के सारे हैं सर। मैंने इस पे कांटा क्यों मारा, क्रॉस क्यों मारा? क्योंकि ये सिंगल सिंगल बता रहा था। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 है, तो ऑल ऑफ अबव आएगा इसका आंसर डी। लो जी, इंडिया 115 का क्वेश्चन हो गया। जिन क्वेश्चंस को हम कूड़ा क्वेश्चन, कचरा क्वेश्चन, इस तरह की वर्डिंग बोल के छोड़ देते हैं, अरे ये नहीं आते पेपर में, ये नहीं आते पेपर में, ये मैं कैसे बता सकता हूँ पेपर में क्या आएगा? आजकल बेटे स्टडी का पैटर्न चेंज हो गया है, बच्चा भी सिलेक्टिव पढ़ना चाहता है, टीचर भी सिलेक्टिव पढ़ाना चाहता है। जो सिलेक्टिव पढ़ाना चाहता है वो उसको स्ट्रेस कम आएगा, उसको इतना सा बताना है, वो 4 क्वेश्चन रट के आपको करा देगा, आप भी खुश वो भी खुश। टेंशन किसको है? हम जैसे पागलों को, जो पहले तो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर क्लास नोट्स लिखवाते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन कराते हैं, फिर बच्चे की क्वेरीज लेते हैं, फिर आरटीपी एमटी का डिस्कशन करते हैं, और फिर क्रेडिट क्या मिलता है? 0 क्रेडिट मिलता है, 0। कलयुग है सर। हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे, हम पहले ये पता करते थे यार कौन सा टीचर डिटेल में पढ़ाता है, सीए कर रहा हूं मैं, नॉलेज लेनी है। अब बच्चा कहता है नॉलेज की तेल लेने, डिग्री लेनी है, नॉलेज तो मैं मार्केट से ले लूंगा। अब ये हो गया, सीए का मीनिंग चेंज हो गया बेटे। यही काम डॉक्टर्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, बन जाते हैं डॉक्टर। अब वही डॉक्टर जब आपको दवाई गलत लिख के देता है तो आप कहते हैं यार ये कॉम्पिटेंट नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है इलाज कैसे करना है। वही सीए के साथ हो रहा है, क्लाइंट आता है सलाह मांगता है, नॉलेज ही नहीं है, फिर किताबें छानते हैं। पूरा पढ़ के जाओगे, मैं कहता हूँ लाइफ में ये चीजें कभी काम नहीं आएंगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सीए बनने के बाद जब आप सूट पहनोगे ना तो अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है आदमी के। जो आदमी सीए बन गया स्ट्रेटजी बना के बिना नॉलेज के, वो अंदर से खाली है, वो हमेशा खाली फील करेगा। शुरुआत के साल 2 साल अच्छे लगेंगे उसको कि मैंने स्ट्रेटजी बनाई, मैं डिग्री ले आया, पर जैसे जैसे आप प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस आपका लैक होता जाएगा। इस प्रोफेशन की रोटियां बेटे सारी उम्र खानी है आपने। मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, जिस प्रोफेशन ने आपको लाइफ टाइम सिक्योर करना है फाइनेंशियली, कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैं कहता हूं रैंक नहीं आता ना आए, एक अटेम्प्ट ड्रॉप करना पड़ता है, करो,
लेकिन पूरा पढ़ के जाओ, चाहे डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, रिपोर्टिंग है, ऑडिट है। नॉलेज में कॉम्प्रोमाइज मत करो, बाद में पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। एक बार डिग्री हाथ आ गई, जॉब लेने निकल पड़ोगे, फिर वो दुनियादारी में फंस जाओगे, फिर पढ़ने का कोई काम नहीं। फिर लोग आपसे चीजें पूछेंगे, फिर आपको दोबारा किताबें खोलनी पड़ेंगी, क्या फायदा उस चीज का। देखो, हमारा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारा काम है क्लासेस बेचना, पैसे कमाना। हम जितना आपको स्ट्रेटजी बना के देंगे यार बच्चे को पास कराना, तो 11वीं 12वीं के पेपर थोड़ा ना हो रहे हैं, ये कोई आईआईटी की प्रिपरेशन थोड़ा ना हो रही है। सीए यार प्रोफेशन है ये। मेरी बातें आपको आज ऑर्थोडॉक्स लगेंगी, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स, 2-3 साल बाद जब आप डिग्री कर लेंगे, तब आपको मेरी यही बोली हुई बातें, हाँ जिंदल सर कहते होते थे। 25 साल हो गए बेटे प्रोफेशन में। एक तो अपने काम की क्वालिटी सुधारनी चाहिए आपको, एक आपको अपनी भाषा सुधारनी चाहिए। जितना मीठा बोलोगे क्लाइंट उतना खुश, और मीठा तभी बोलोगे जब अंदर ज्ञान होगा। चले आगे, चलो। जितना बड़ा डॉक्टर होगा बेटे, उतना वो आपको सॉफ्ट स्पोकन दिखेगा। अगर आपको कोई व्यक्ति सॉफ्ट स्पोकन मिल जाए, समझ लेना कि ये जेन्युइन व्यक्ति है। यही पहचान होती है। हमारे पिताजी कहते थे, जिस वृक्ष पे फल लगेंगे वही झुका हुआ होगा। सिक्के खनकते हैं सर, नोटों में से आवाज नहीं आती कभी भी। इसलिए हमेशा अपने आप को सॉफ्ट करने की कोशिश करो, एटीट्यूड कम करो, तभी प्रोफेशन में आप आगे बढ़ोगे। और समाज में आपको हर बंदा लाइक करेगा। सर्कल छोटा है बड़ा है, हर बंदा आपको लाइक करेगा कि ये बंदा बहुत बढ़िया है। एटीट्यूड का क्या है बेटे, किसी को उल्टा सीधा बोलना बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, इमेज नहीं बन पाएगी फिर। चलो देखो, मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा चीजें बताता रहता हूँ बेटे, ये सारी चीजें मैं आपको नहीं, अपने बच्चे को भी बताता हूँ, जतिन को भी बोलता रहता हूँ ये चीज। वो तो पैदाइशी अमीर है, गरीबी तो मैंने देखी है, स्ट्रगल मैंने देखा, उसने तो नहीं देखा। वो तो पैदा होते ही बीएमडब्ल्यू पे स्कूल जा रहा है, उसको क्या पता स्ट्रगल क्या चीज है। पर मैंने उसको इतना इतना इतनी इतनी उसकी काउंसलिंग कर रखी है, वो बदतमीजी नहीं कर सकता किसी के साथ भी ना। ये बेटे क्वेश्चन हमारा है इंड AS 19 का। ये भी क्लास बुक का क्वेश्चन है, ये आपने किया हुआ है। ये शायद हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये शायद हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टडी मैट का क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। PQR has 350 employees same as a year ago। मेरे पास 350 वर्कर हैं, और एक साल पहले भी 350 ही थे, आज भी 350, एक साल पहले भी 350। यानी कोई भी एम्प्लॉय नहीं गया, सारे एम्प्लॉय हमारे पास हैं, लेबर टर्नओवर नहीं होगा। The average staff attrition rates observed during past 10 years represent 6% है। अगर 350 लोग हमारे पास काम कर रहे हैं और 6% का एट्रीशन बता रहे हैं, तो ये बनते हैं 21। अगर 350 में से 21 जा चुके, तो मेरे पास तो 329 होने चाहिए। ये कह रहा है 350 के 350 है, एक साल पहले भी 350 थे, आज भी 350 है, और ऊपर से कह रहा है लेबर टर्नओवर आपकी 6% है, तो 6% के हिसाब से 21 लोग तो जाने चाहिए, आपके पास 329 होने चाहिए। तो 350 कैसे आ रहे हैं? हाँ, तो 329 आपके पास ओल्ड एम्प्लॉयज हैं, 21 आपने नए रख लिए होंगे, आपने भर्तियां की होंगी, तभी 350 नजर आ रहा है। तो 329 ओल्ड है, 21 आपके न्यू है। याद आया, क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है। PQR लिमिटेड प्रोवाइड्स टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, सबको पेड लीव्स ऑफ 10 days पर ईयर रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ हायरिंग। किसी एम्प्लॉय को आपने कभी भी रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक साल में 10 छुट्टियां देते हो आप। तो ये क्वेश्चन हो गया लीव इन कैशमेंट का, 10 days की लीव आप देते हो। कॉम्पनसेशन फॉर पेड वेकेशन इज
100% of employees salary and unused vacation can be carried forward for 1 year. अगर उसकी कोई छुट्टी बनती है तो उसको सैलरी पूरी में, एक छुट्टी की सैलरी पूरी मिलेगी। नहीं समझे? अगर मान लो मैंने 10 दिन दिए, उसने 5 दिन छुट्टी ली, 5 दिन अनयूज्ड है, तो वो 5 दिन पूरी सैलरी दूंगा उसको। एक दिन की सैलरी इंटू 5 डेज, पर डे सैलरी इंटू 5 डेज। 4 छुट्टियां बचेंगी तो पर डे सैलरी इंटू 4 डेज, पूरी सैलरी दूंगा उसको। और इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं मैं 1 ईयर के लिए। ठीक है, ये भी हमने क्लास में पढ़ा था कि जो छुट्टियां हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो 1 साल तक की हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म एब्सेंसेस में 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड अलाउड होता है। और अगर 1 साल से ऊपर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे फिर ये अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में चला जाता है, फिर वो एक्चुअल वैल्यूएशन डिस्काउंटिंग वगैरह आ जाती है, वो हम लॉन्ग टर्म में पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं पढ़ते हैं। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स में आपको सिखाई हुई है। एज ऑफ 31 मार्च X1, ये पिछले साल की कहानी बता रहा आपको। सर कैसे पता लगा? क्योंकि करंट ईयर तो आपका X1 X2 है, तो ये पिछले साल की स्टेटमेंट बता रहा है, पिछले साल में क्या क्या हुआ। अनयूज्ड वेकेशन कैरिड फॉरवर्ड वाज 3 days पर एम्प्लॉय। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो नए एम्प्लॉय हैं, ये जो 21 न्यू एम्प्लॉयज हैं, क्या इनका कोई इतिहास है? नहीं है, ये तो इसी साल रखे हैं, तो इनका तो कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। तो कैरी फॉरवर्ड किनका होगा? इनका होगा सर। तो हमें ओल्ड की वर्किंग अलग बनानी पड़ेगी, न्यू की अलग बनानी पड़ेगी। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 3 days का, और फिर न्यू लीव्स कितनी आ जाएंगी? 10 days। अब इनके पास 13 दिन हो गए करंट ईयर में, 13 days हो गए करंट ईयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरेज सैलरी क्या चल रही है पिछले साल? 15,000 रुपए पर डे। पिछले साल से 3 दिन में आगे लेके आ रहा हूं, पिछले साल की सैलरी 15,000 रुपए पर डे है, सारी बात ठीक है। मुझे बस इतना बता दो, X1 X2 में जो मेरा करंट ईयर है, एम्प्लॉयज ने कितने लीव्स लिए हैं? 9। 9 छुट्टियां इन्होंने ले ली हैं। अगर इन्होंने टेकन लीव्स 9 बताई हैं आपको, तो कितनी बच गई है? 4। ये 4 बच गई हैं। बताओ कितने एम्प्लॉयज के लिए? 4 इंटू 329, बताओ कितनी आई है ये? 329 इंटू 4, 1316 लीव्स। अच्छा, अब आते हैं न्यू पे। न्यू का हिसाब बनाओ। न्यू कितने एम्प्लॉयज हैं? 21। इनका ओपनिंग बैलेंस क्या? 0। बताओ कितनी लीव्स अलाउड है? 10। टेकन कितनी है? एवरेज में 9, तो कितनी बच गई है? अनयूज्ड 1। तो 1 इंटू 21, 21 दिन ये हो गए, टोटल बताओ 1337 हो गए सर। 13 16 ओल्ड की है यार, 10 छुट्टियां दी हैं, 9 ले गए, एक छुट्टी बच गई, 21 लोग हैं, 21 छुट्टियां हो गई, ये आपका टोटल डेज हो गए। और फिर मुझे क्वेश्चन कहता है कि जो सैलरी है करंट ईयर में वो बढ़ी है 10% से। पिछले साल में देता था 15,000 रुपए, इस साल 10% बढ़ानी है, तो पर डे सैलरी हो गई है 16,500। इसको मल्टीप्लाई करो 16,500 से, तो इसको मल्टीप्लाई किया 16,500 से, तो ये आ गया 22060,500। ये लो, ये इनकी अमाउंट आ गई है, जो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब इस पे एमसीक्यू है, इस लाइन का कोई यूज नहीं है बेटे क्वेश्चन में, इसका कोई यूज नहीं है, इसकी तो पेमेंट ही करनी है। पिछले साल की कोई एक्रूड एक्सपेंसेस है, पिछले साल के एक्रूड एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री जानी है, लीव्स का कोई लेना देना नहीं इसके साथ। तो अब आपको एमसीक्यू पढ़ने आओ, क्या कहता है? व्हाट वुड बी द टोटल अनयूज्ड वेकेशन इन टर्म्स ऑफ मैन डेज? आपको नंबर ऑफ डेज बताने हैं X2 को। तो हमने अभी कैलकुलेशन करी थी, ये रही, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। 329 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 1, ये इस तरह से आया।
फिर कह रहा है जी 8वें में, कहते हैं अमाउंट भी बता दो, फिर कितना प्रोविजन बनाए हम। ये रहा इसका प्रोविजन, ये भी बड़ी सिंपल कैलकुलेशन थी, इंटू 16,500। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, इसका ऑप्शन हो गया ए, डी ए, ये भी डी और ये भी ए। डी एंड ए, 3 क्वेश्चन हो गए, 6 नंबर आपके और पक्के हो गए। ये सब किए हुए क्वेश्चन है आपके। फिर मैं आपको लेके आ रहा हूं अगले पैराग्राफ में। ये हमारा क्वेश्चन है सर, इंड एस 109 का और आईआरआर का, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। मैंने क्लास में आपको एट मार्केट टर्म्स, ऑफ मार्केट टर्म्स, 2 कॉन्सेप्ट बताए थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे मैंने पूरी एक किताब दी थी आपको, पढ़ा तो बहुत कुछ था। मैं बात कर रहा हूं एट मार्केट टर्म्स, ऑफ मार्केट टर्म्स। अगर आपकी अकाउंटिंग आईआरआर पे करते हो तो आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आईआरआर में एब्जॉर्ब हो जाती है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में। उसका कोई सेपरेट ट्रीटमेंट हम नहीं करते, यही बात है ना। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन ऑफ मार्केट टर्म्स पे चली जाए तो फिर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट में से माइनस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, बाकी हम प्रीपेड एक्सपेंस मान लेते हैं और उसे एसएलएम बेसिस पे पी&एल में राइट ऑफ करते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट या तो आईआरआर एब्जॉर्ब करेगा या वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में एसएलएम बेसिस पे राइट ऑफ होता रहता है। उसी चीज पे इन्होंने क्वेश्चन बनाया, मैं पढ़ लेता हूं। बताओ जी क्या कहता है क्वेश्चन। PQR Limited had taken 6-year term loan in April X0। कोई लोन लिया है सर 6 साल के लिए, कब लिया है, 14X0 को, ठीक है, फ्रॉम द बैंक, एंड पेड प्रोसेसिंग फीस एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। मेरे पास लोन आया होगा, मैंने इसमें से फीस माइनस करी होगी, फीस पे की है मैंने, तो कट कटा के ये नेट प्रोसीड आई होंगी, मेरा आईआरआर बड़ा होगा। मान लो मैंने 10 लाख का लोन ले लिया और 50,000 रुपए मेरे खर्च हो गए। 10 लाख का लोन लिया, 50,000 खर्च हो गए, बैंक ने कोई फीस वीस काट ली, तो मेरे पल्ले तो 9.5 लाख ही पड़े। मेरा नेट प्रोसीड तो 9.5 है, तो ब्याज मैं दूंगा 10 लाख पे, यूज कर रहा हूँ 9.5 लाख, तो आईआरआर आपका बढ़ जाता है उससे, क्योंकि ये जो 50,000 है ये आपके आईआरआर को बढ़ा देता है। सारी चीजें आपको पता है, बेसिक चीजें हैं। लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है, प्लीज केयरफुली पढ़ना। द टर्म लोन इज डिसबर्स्ड in different tranches from April X0 to April X6। सारा पैसा इकट्ठा नहीं मिला आपको, पैसा आपको इन्होंने किश्तों में दिया है, यानी लोन बड़ा होगा, सारा पैसा इकट्ठा नहीं दे रहे आपको। ये कह रहे हैं X0 से लेके X6 के बीच में आपको लोन मिलेगा, यानी लोन लमसम नहीं मिला आपको, लोन आपको ट्रेंचेस में मिलेगा। तो ये जो प्रोसेसिंग फीस है आपकी, तो जब आपको लोन मिला करेगा, भाई हर लोन की डेट अलग है, तो जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होगी उसको आईआरआर में इंक्लूड कर लिया करेंगे। अगर आपको लोन मिला है 6 बार, तो 6 बार आईआरआर निकलेगा, तो प्रोसेसिंग फीस को हम हर बार आईआरआर में एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये किस चीज की बात हो रही है, डिसबर्स्ड की। जो पैसा हमें मिल गया उसकी प्रोसेसिंग फीस को आईआरआर में एब्जॉर्ब कर लिया हमने, काम खत्म हो गया। आगे क्या कहते हैं, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंड एस। अच्छा, अब ये 101 पे आ गया, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। क्या डेट बता रहा है, 1 अप्रैल X5। इट हैज कैलकुलेटेड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्म लोन डिसबर्स्ड अप टू बाय यूजिंग आईआरआर। ठीक किया। अगर मेरे पास कोई लाइबिलिटी पड़ी है और मैं ट्रांजिशन डेट पे खड़ा हूं, तो उसे 109 के हिसाब से हम
बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। इक्विटी कंपोनेंट, लायबिलिटी कंपोनेंट, आईआरआर सब चीजें फॉलो करते हैं, इन्होंने की है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एंड proportionate processing fees has been adjusted in disbursed amount while calculating net present value, ये भी ठीक किया। जब इनको लोन मिलता था तो उसमें प्रोपोर्शनेट फीस को एडजस्ट कर देते थे, आईआरआर में एब्जॉर्ब कर लेते थे, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ गलती थोड़ा ना है। जब इनको लोन मिलता था फीस काट के नेट प्रोसीड निकाल लेते थे, उसके बेसिस पे आईआरआर निकाल लेते थे। तो जो डिसबर्स्ड अमाउंट है उसमें प्रोपोर्शनेट फीस को एडजस्ट करते आए, बिल्कुल ठीक किया। भाई बैंक को आपने प्रोसेसिंग फीस तो एक बार दी होगी, लोन आपको मल्टीपल टाइम मिल रहा है, तो जब लोन मिलता था प्रोपोर्शनेट हिस्सा एडजस्ट करके उसका आईआरआर में इफेक्ट ले लेते, तो सही कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो, मेरे पास है एमसीक्यूज। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लीज केयरफुली पढ़ना। व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फीस बिलोंगिंग टू, आपको प्रोसेसिंग फीस का ट्रीटमेंट बताना है जो बिलोंग करती है किससे, अनडिसबर्स्ड अमाउंट से। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है अनडिसबर्स्ड अमाउंट, जो पैसा बैंक ने आपको दिया उसकी प्रोपोर्शनेट फीस को आपने नेट प्रोसीड में एडजस्ट किया, वो आईआरआर में आ गया, दैट्स इट। लेकिन जो पैसा अभी आना है, कुछ ट्रेंचेस बाकी होंगे, जो पैसा अभी डिस्पर्स होना है, ये उसका ट्रीटमेंट पूछ रहा है आपसे। इन केस फ्यूचर ड्रॉ डाउन इज प्रोबेबल, ड्रॉ डाउन का मतलब होता है लोन रिसीव होगा, एक होता है लोन पास होना, एक होता है लोन लेना। तो ये कहते हैं ये प्रोबेबल है कि ये पैसा बैंक से खींचेंगे, तो कोई बात नहीं, अगर बैंक से फ्यूचर में भी पैसा खींचेंगे तो उसके हिस्से की जो प्रोपोर्शनेट फीस होगी एडजस्ट करके आईआरआर में ले लेंगे हम। जो डिस्पर्स हो गया वो तो आईआरआर में आ गया, जो डिस्पर्स होना है उसको आईआरआर में फ्यूचर में ले लेंगे हम। तो यही चीज इन्होंने बोली है सर, ये देखो, द प्रोसेसिंग फीस इज अकाउंटेड फॉर एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट अंडर 109 एंड द फीस इज डेफर्ड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, नेट प्रोसीड में ले लेंगे। व्हेन द ड्रॉ डाउन अकर्स, जब हम पैसा मार्केट से उठाएंगे, एंड कंसिडर्ड इन आईआरआर, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये इसका ऑप्शन बी। अब ये नॉट डेफर्ड नॉट डिडक्टेड, ये गलत बात है, क्योंकि जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आईआरआर के केस में नेट प्रोसीड में आ जाती है। ये कहते जी पी एंड एल में डाल दो, गलत बात। कहते जी इसको तो आप अकाउंट ही मत करो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की तरह, गलत बात। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, इसको नेट प्रोसीड में भी लेंगे और इसका इफेक्ट आईआरआर पे भी लेंगे, इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, 10th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना तो 9th की वैल्यू समझ में आएगी। क्या कहता है 10th में, व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फीस बिलोंगिंग टू अनडिसबर्स्ड टर्म अमाउंट, सारा क्वेश्चन सेम है। इन केस फ्यूचर ड्रॉ डाउन इज नॉट प्रोबेबल, जो ट्रेंचेस आपके पेंडिंग है वो आप बैंक से नहीं लोगे, आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। अब क्या करोगे, पिछले क्वेश्चन में था कि लोन उठाएंगे तो आईआरआर में ले लिया, नहीं जी हम तो लोन उठाएंगे नहीं, अब बस हो गया, जितना लोन चाहिए था यूज कर लिया, फ्यूचर में ड्रॉ डाउन पॉसिबल नहीं है। और ये बात मैं हमेशा बोलता आया हूं, इंस्टीट्यूट में इतनी काबिलियत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन खुद बना दे। हमारे जो इंड एएस हैं आईएफआरएस से इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड क्या है सर, कट कॉपी पेस्ट है। तो अंग्रेजों की अंग्रेजी है बढ़िया, हमारी तो अपनी हिंदी भी बढ़िया नहीं है, उनकी इंग्लिश प्योर है। तो जब वहां से ये चीजें उठाते हैं तो स्टैंडर्डाइज वर्डिंग वहां से कॉपी कर लेते हैं। पूछो आप आईसीआईसी ड्रॉ डाउन का क्या होता है, ड्रॉ डाउन क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है सर ये। अब ये सर पैसा नहीं उठाएंगे मार्केट से, अब क्या करूं, जब मैं पैसा लूंगा ही नहीं तो प्रोसेसिंग फीस आईआरआर में आएगा ही नहीं, तो फिर ये तो मेरे को राइट ऑफ करना पड़ेगा पी एंड एल में। तो एसएलएम बेसिस में
कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में बांट दो, मैं P&L में डाल दूंगा इसको SLM बेसिस पे। लोन लेता, नेट प्रोसीड में एडजस्ट करता, IRR में आता, अब नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में ये जो दे रखा है ना आपको, द प्रोसेसिंग फीस is not accounted as a transaction cost and recognized as an expense on SLM basis over the term of loan। फिर ये ऑप्शन आपका चूज करना पड़ेगा आपको, C और B और C। ये क्वेश्चन बढ़िया बनाया था इन्होंने। तो 5 ऑप्शन तैयार हैं, D, D, A, B, C, D, D, A, B, C। आओ चेक करते हैं, D, D, A, B एंड C। ये 10 क्वेश्चन हो गए सर आपके, 2-2 नंबर के, 20 नंबर पक्के हो गए, आगे चलना चाहिए हमें। ये जो नेक्स्ट केस है आपका, ये है IND AS 103 का, और ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 87 है। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 87 है, और इसी का जो आंसर है जो मैंने कराया हुआ है 87 में, इन्होंने उठा के MCQ में डाल दिया। तो ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 87 देखो, कट कॉपी पेस्ट, आपकी कॉपी में आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्होंने तो कॉपी कर दिया है सर इसको, या आप रेफर कर लेना, या आप रेफर कर लेना। अच्छा जी सर, क्वेश्चन नंबर 87 हो गया, डिट्टो क्वेश्चन है बेटे, डिट्टो क्वेश्चन है, मेरे को इसका आंसर अभी भी याद है। अगर आप इसके आंसर की बात करोगे, बोलेगा नेट एसेट्स बताओ, तो ये आएंगी। कैसे आएंगी ये देखो, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स आपके 7 करोड़ के हैं, नेट एसेट्स आपके 7 करोड़ के हैं, फेयर वैल्यू है ये, और उसकी किताबों में चल रहा है बुक वैल्यू 6 करोड़ का, और ऊपर से टैक्स रेट बता रहा है 20%। तो जब आपको टैक्स बेस नहीं दिया होता तो कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस मान लेते हैं। तो आपकी फेयर वैल्यू है 7 करोड़, टैक्स बेस है 6 करोड़, टैक्स बेस लो है, इसका डिफरेंस आ गया 1 करोड़, इसका 20%, 20 लाख रुपए बनता है। मैं इसमें से 20 लाख रुपए माइनस करूंगा तो 6.8 करोड़ आपके नेट एसेट्स आ जाएंगे। मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है सर। फिर आपसे पूछेगा गुडविल कितनी है, अगर एनसीआई को आप फेयर वैल्यू पे लोगे तो इसमें आंसर आएगा 180। ये आप देख लेना, आपकी कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन है 87, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 87। मैं चेक कराऊं आपको, एक सेकंड रुको। आप कहोगे सर ऐਵੇਂ छोड़ते रहते हो आप बातें, ये 14-5वां क्वेश्चन, ये नहीं, ये तो हैंड रिटन नोट्स खुल गए। मैं आपको चेक कराता हूँ बुक मॉड्यूल 5 क्वेश्चन नंबर 87। ये रहा जी, डिट्टो क्वेश्चन, ये रहा पड़ा क्वेश्चन नंबर 87। एक रेगुलर मेन क्वेश्चन को उठा के एमसीक्यू में डाल दिया। ये मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो। अब तो ठीक है, चलो मैं एमसीक्यूज में वापस आता हूँ। ये आ गया जी केस नंबर 4। ऑन 1 अप्रैल X1, डेट लिख लो 1 अप्रैल X1, S Limited issued 30,000 6% convertible debentures of the face value of 100 rupees। अगर 30,000 डिबेंचर हो, फेस वैल्यू 100, तो 30 लाख के बनते हैं, 30 लैक्स के हैं, 6% रेट है, ठीक है। डिबेंचर्स एट पार, ठीक है। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%
on 31st March X5 or these may be converted into ordinary share at the option of holder. ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं और ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को हम लायबिलिटी ही मानते हैं। तो पहले आपको ब्याज देना पड़ेगा और फिर आपको प्रिंसिपल भी देना पड़ सकता है, वो तो सामने वाला बताएगा कैश चाहिए कि शेयर चाहिए, हमें तो कैश का इंतजाम करना ही पड़ेगा। CFI का क्वेश्चन है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, लायबिलिटी कॉम्पोनेंट, इक्विटी कॉम्पोनेंट। डेट बताना क्या है, 31st मार्च X5, तो X1 X2 X2 X3 X3 X4 एंड X4 X5, 4 साल सर। कितने साल का पीरियड है, 4 साल का सर। ठीक है, तो 4 साल का ब्याज कितना बनता है, 180, 30 लाख का 6%, 81, 180 180 और रिडम्पशन का प्रीमियम कितना है, 10% है, 180 प्लस 33 लाख रुपीज है, तो 30 लाख प्रीमियम जोड़ के देना है। तो ये आपके आउटफ्लोज आ गए, ये आपके आउटफ्लोज आ गए। ये X1 X2 का है, ये X2 X3 का है, ये X3 X4 का है, ये X4 X5 का है। 4 पीवी फैक्टर लेने हैं और आपको बता रहा है मार्केट रेट क्या है, मार्केट रेट है 10%। 2 मिनट का काम है इक्विटी लायबिलिटी निकालना, 2 मिनट का काम है आपका। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंड AS इज 1 अप्रैल X3। हो, ये आपकी ट्रांजिशन डेट है। तो आपको शायद इंड AS 101 याद हो। अगर आपके पास कोई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और पुराना है, पहले AS लगते थे अब इंड AS लगते हैं, तो ट्रांजिशन डेट को रेट्रोस्पेक्टिवली शुरू से कैलकुलेशन करके यहां तक लेके आएंगे। मुझे देखना पड़ेगा कि 1 अप्रैल X3 तक इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, तो मुझे बैक डेट में जाके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूं, मैंने लिखा 180 और फिर मैंने लिखा 33 लाख। पहले मैं लिखूंगा प्रोसीड्स एट पार। बताओ मेरे पास कितने रुपए आए हैं, 30 लाख। मैं इसमें से माइनस करूंगा लाइबिलिटी कंपोनेंट, 180 30 लाख इंटू 6%, और एक मेरे पास है 33 लाख, एक मेरे पास है 33 लाख, 30 लाख प्लस 10%। इस पे लगाओ एनुटी 1/1 पॉइंट, एनुटी बताओ 909826751683, टोटल बताओ। ये आ गया सर 3.17, लगा लो 169 आया ना, 3.169, 3.169 और इस पे लगाओ 683। बताओ जी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है। अगर हमने शुरू से इसको CFI माना होता तो क्या होता, तो 180 इंटू 3.169, ये आता जी 570420। ये कितना आता, ये आता जी 22 53 900। टोटल बताओ 570, 28 24 320। तो बाकी इक्विटी आ गया 175680। ठीक है जी, अब आते हैं लाइबिलिटी कंपोनेंट पे। एक है ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले X1 X2, ओपनिंग बैलेंस है 28 24 320 एट द रेट ऑफ 10%, मार्केट रेट से ड्यू करो। 282432, पेमेंट कितनी करनी है, 180। क्लोजिंग बैलेंस बताओ 2926,752। फिर आ गया X2 X3, 2926,752, करो इसका 10%,
292,675 180 माइनस करो इसमें से 3039427। ये जो डेट है ये 1 अप्रैल X3 को ट्रांजिशन डेट को ट्रांजिट हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये आपकी बुक्स में दिखनी चाहिए, क्योंकि पुराना CFI है उसको आपको ट्रांजिशन डेट तक लाना है, फिर आपकी बुक्स में रिफ्लेक्ट होगा ये। अब इस पे MCQ पढ़ने हैं आपने दो सिंपल से। आओ जी MCQ में आओ। पहला, what would be the accounting treatment of 6% debentures on the date of transition? कहते जी will not split, ये गलत है। जो सारी की सारी अमाउंट है इसको इक्विटी मान लो, ये भी गलत है। सारी की सारी अमाउंट को आप रीपे कर दो, ये भी गलत है। आंसर होगा ए। सिंस द लायबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग ऑन ट्रांजिशन डेट, एस लिमिटेड विल नीड टू स्प्लिट द डिबेंचर्स इनटू डेट एंड इक्विटी ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। स्प्लिट तो करना पड़ेगा सर। और फिर आपसे पूछना, बताना जरा कितनी अमाउंट होगी लायबिलिटी की। ट्रांजिशन डेट को लायबिलिटी बताना, ये रही लायबिलिटी 3027। हमने कितनी निकाली थी 3039। वो पीवी फैक्टर का फर्क आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन 3039 यही आंसर, इसके आसपास का आंसर ही आएगा। हाँ, ये 31 हो गया, ये 29 हो गया, ये 28 हो गया, 30 वाला आंसर ही आएगा इसमें। बी, ए और बी दो आंसर हैं, ए और बी। ये क्वेश्चन है बेटे आपका, ये आपके MCQ हैं। 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के डन हो गए। मैं आ गया डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। मैं आ गया बेटे डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। डिस्क्रिप्टिव पार्ट का पहला क्वेश्चन मुझे कराना ही नहीं, क्यों? ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट 70 मार्क्स, पहला क्वेश्चन इंड AS 103 का है। क्लास बुक में जाओ और क्वेश्चन नंबर 70 चेक करो। सिर्फ फिगर्स बदले हैं, क्वेश्चन वही है आपका। मेरे कहने का मतलब इस रिपीटेड क्वेश्चन है, करने का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 रिवाइज कर लो बस आप, ये अपने आप ही हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर मैं आगे बढ़ गया। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर इसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर 2A, और ये क्वेश्चन है बेटे आपका इंड AS 109। और ये क्वेश्चन किस पार्ट में से पूछा इन्होंने? ये पूछा इन्होंने एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। हमने किसी से लोन लिया, हम उसको रीपे नहीं कर पा रहे, हमने अपने टर्म्स को मॉडिफाई करा लिया, फिर हम वो 10% की कंडीशन टेस्ट करते हैं। ये जो हमारे रिवाइज्ड टर्म्स हैं हम उसे ओरिजिनल रेट पे टेस्ट करते हैं, और अगर चेंजेस आ रहे हैं अप टू 10% तो हम उसको मॉडिफिकेशन मान लेते हैं, और अगर चेंजेस आ रहे हैं 10% से ज्यादा तो उसको हम फिर एक्सटिंग्विशमेंट मान लेते हैं। तो पुरानी लायबिलिटी हटा के नई रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो सारा प्रोसेस आपको याद है? तो इसमें स्टेप्स याद है आपको? जो रिवाइज्ड टर्म्स हैं उनको ओरिजिनल रेट पे डिस्काउंट करके चेंजेस आपको चेक करने होते हैं। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेरा करवाया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, प्रैक्टिस ही हो जाएगी आपकी। क्या कहता है जी क्वेश्चन? ऑन 1 अप्रैल X1, मैं लिख लेता हूं, ठीक है जी। अ बैंक प्रोवाइड्स एन एंटिटी विद अ 4-year लोन ऑफ 5,000 रुपीज ऑन नॉर्मल मार्केट टर्म्स। यानी आपका जो मार्केट का रेट है और जो बैंक आपसे ले रहा है वो एग्जैक्टली सेम है, तो ये ट्रांजेक्शन बन जाती है एट मार्केट टर्म्स। और जब हम एट मार्केट टर्म्स पे आते हैं तो IRR का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और अगर एट मार्केट टर्म्स नहीं होता, ऑफ मार्केट टर्म्स होता, तो हम क्या करते हैं, सारे कैश फ्लोज को मार्केट रेट पे डिस्काउंट करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी निकालते हैं। वो झंझट नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन एट मार्केट टर्म्स का IRR का, इंक्लूडिंग चार्जिंग इंटरेस्ट
at a fixed rate of 8% per year. Interest is payable at the end of each year. अगर 5,000 रुपए का लोन है, 8% आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो आपको हर साल 400 रुपए देने हैं और लास्ट में आपको 5,000 वापस करने पड़ेंगे। ये आपके कैश आउटफ्लोज हैं। सिंपल सा केस है। द फिगर ऑफ 8% इज द मार्केट रेट फॉर सिमिलर 4 टाइप फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन विद इंटरेस्ट पेड एनुअली इन एरियर्स। ये जो 8% है, कहता है जी मार्केट रेट है, वो तो ऊपर ही कह दिया था इसने कि ये नॉर्मल मार्केट टर्म्स है। जब क्वेश्चन ने ऊपर ही बता दिया तो दोबारा बताने वाली बात ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका ERR, जिसको हम IRR भी कह देते हैं, उस पर सॉल्व होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी तो IRR बढ़ेगा, और अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगी तो क्वेश्चन 8% पे सॉल्व हो जाएगा। 8% ही ड्यू करेंगे, 8% ही पे करेंगे, 8% ड्यू करेंगे, 8% पे करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाएगी, फिर हमें IRR निकालना पड़ेगा, फिर IRR से ड्यू करेंगे और 400 पे करेंगे। इस तरह से चलना होता है। आपने कोई नई चीज तो है नहीं इसके अंदर, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो, क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है, सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 100 रुपीज की, जो हमने लोन के टाइम पे खर्च की। ओहो, फिर तो मेरी पॉकेट में 4900 ही आएगा। अगर मेरा लोन है 5,000 रुपए का और मेरे एक्सपेंसेस हो गए 100 रुपए के, तो मेरे जो नेट प्रोसीड्स हैं वो 4900 के हैं। तो मेरा जो IRR है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, वो 8% नहीं होगा, 8% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अगर क्वेश्चन ने IRR बता दिया तो इसका एहसान है, नहीं बताया तो कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर आपको। और मैंने IRR कैलकुलेट करना भी सिखाया था आपको क्लास में, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इन दिस केस इज 8 पॉइंट, लो जी क्वेश्चन ने दे ही दिया 8.612% गिवन है। हम तो क्वेश्चन को थैंक यू बोलते हैं, सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं पहली एंट्री पास करूंगा नेट प्रोसीड्स पे। अगर मुझे मान लो लोन अकाउंट बनाना हो तो मैं लिखूंगा बाय बैंक 4900, मैं इंटरेस्ट ड्यू करूंगा 8.612% से। कितना इंटरेस्ट बनता है पहले साल का? 8.612%, ये बनता है जी 422 रुपए का। और मैं पेमेंट कितनी करूंगा? 400 रुपए, क्योंकि 8% मुझे ब्याज देना है। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4900 प्लस 422 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 4922। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है फर्स्ट ईयर के एंड में। हर साल ऐसा ही होगा, ड्यू करेंगे IRR से पे करेंगे 400, ड्यू करेंगे IRR से पे करेंगे 400, ड्यू करेंगे IRR से पे करेंगे 400, लास्ट में आपका जो प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली 5,000 आ जाएगा, पे कर देंगे। क्योंकि आपका जो IRR है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, मैंने CCFC भी बताया था, कॉन्ट्रेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश फ्लो, जिसको हम बोलते हैं SPPI, सोनली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल रेट होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर करता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कवर करता है, इंस्ट्रूमेंट का रिस्क कवर करता है, लीवरेज इंपैक्ट एंटिटी वाला कवर नहीं करता। पूरी बातें बेटे आपको बताई हुई हैं, सिंपल सा केस है। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है। इन X1 X2, मैं खड़ा हूं फर्स्ट ईयर के एंड में। क्यों? मैंने लोन लिया था पहले साल में, ये राजी लोन, तो मैं अभी पहले साल के एंड में आया हूं। फर्स्ट ईयर का एंड बता रहा है क्वेश्चन, 1 साल हुआ है अभी। क्या हुआ? द एंटिटी एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, इनको कैश प्रॉब्लम आ रही है। 31 मार्च X2, द बैंक अग्रीड टू मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ लोन। बैंक कहता है मैं आपके टर्म्स चेंज कर देता हूं, कोई बात नहीं, बताओ। अंडर द न्यू टर्म्स द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, X2 X3, X3 X4, X4 X5, 3 साल अभी बचे हैं, 1 साल निकला अभी, 4 साल का लोन है। ये कह रहे हैं हम आपका जो इंटरेस्ट है वो 5% कर देते हैं। इंटरेस्ट आपका 5% रह गया,
तो 5,000 का 5%, 250 रुपए। हम सोच रहे थे कि हमारा इंटरेस्ट 400 रुपए जाएगा, बैंक कहता चलो टेंशन मत लो, 250 रुपए दे देना। तो 250, 250 और 250। अच्छा, द एंटिटी पेड अ बैंक फीस ऑफ 50 रुपीज फॉर पेपर वर्क रिलेटिंग टू द मॉडिफिकेशन। आपको 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे पेपर वर्क पे। मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया। कहते हैं एनालाइज वेदर द मॉडिफिकेशन ऑफ लोन कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी और नॉट। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है? पुरानी लायबिलिटी को हटाना और नई लायबिलिटी को लेके आना। ये तभी पॉसिबल है जब आपका चेंज 10% से ऊपर जाएगा, तो आपको चेंज निकालना है। तो जो आपके रिवाइज्ड टर्म्स हैं, रिवाइज्ड टर्म्स, उन्हें ओरिजिनल रेट पे डिस्काउंट करके देख लेते हैं। अब मुझे बताओ फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बैलेंस है? मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं। 31 मार्च X2 मेरी बुक्स में ये बैलेंस होगा 4922 का एज पर दी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे रिवाइज्ड मॉडिफाइड टर्म्स देखने हैं, तो क्या करूंगा मैं इसमें? कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ रिवाइज्ड टर्म्स X2, X3, X3, X4, X4, X5, 250, 250, 5, 250, ये मुझे देना है। इसका पीवी फैक्टर निकालो आप। तो पीवी फैक्टर का रेट आएगा 1/1.08612, यही था ना? आपका ओरिजिनल रेट बताओ क्या है? IRR बताओ बेटे क्या है? ये रहा 8.612, ये आपका ओरिजिनल रेट है। तो रिवाइज्ड टर्म्स के ओरिजिनल रेट पे आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर देखने हैं कि इसकी लायबिलिटी की वैल्यू क्या बनती है आज। अच्छा, तो मैं वही चेक कर रहा हूँ। 1/1.08612, तो इसका पहला पीवी फैक्टर आएगा 0.921, दूसरा पीवी फैक्टर आएगा 848 और तीसरा पीवी फैक्टर आएगा 780। रिवाइज्ड टर्म को ओरिजिनल रेट पे टेस्ट करना होता है, तभी तो आप दो दो जब जब रेट सेम होगा तभी तो टर्म्स को कंपेयर कर पाओगे। 250 इंटू 921, ये 230 आ गया। 250 इंटू 848, ये 212 आ गया। 5250 इंटू 780, ये आ गया 4095। टोटल मारो 4537। लेकिन ये 4537 नहीं है, आपको एक कुछ पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे। एक पेपर वर्क कॉस्ट है 50 रुपए की, वो आपको अभी देनी है। तो ये 4487 आ जाएगा। 4922 माइनस 4487, डिफरेंस बताओ कितना आया? ये आया जी 435 रुपए का डिफरेंस। तो 435 को डिवाइड करूंगा मैं 4922 से, मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही? 4095, 212, 230, 4537। अरे भाई साहब ये लेस नहीं करने, ऐड करने हैं। कैलकुलेशन एरर हो गई है। ये आएगा 4587, क्योंकि ये भी आउटफ्लोज है, ये भी आउटफ्लो है। मैंने गलती से माइनस कर दिया, पैसे आने नहीं जाने हैं, इसको ऐड करो आप 4587। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। यहाँ से माइनस करेंगे 4587, डिफरेंस बताओ। ये आ गया 335 रुपए का। परसेंटेज निकालो इसकी क्या है? 6.81%। तो ये क्या है? ये लेस देन 10% है। अगर ये लेस देन 10% है तो ये एक्सटिंग्विशमेंट में नहीं जाएगा, ये जस्ट अ मॉडिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पुरानी लायबिलिटी को हटाना नहीं है, नई लायबिलिटी को लेके नहीं आना, मॉडिफिकेशन है। 10% से नीचे नीचे खेल रहे हो आप, क्योंकि मैं पहले आपको पढ़ाने से पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करके आता हूँ, तो उसमें 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था। हाँ, तो मुझे कैलकुलेशन एरर पता लग गई मुझे कि 8% नहीं आ रहा, 6% ही आ रहा है।
ये रहा 6.81%। ये बताना था आपको कि जी मॉडिफिकेशन है, एक्सटिंग्विशमेंट नहीं है। अब एमटीपी का आंसर ये रहा जी 250 इन्होंने इस पे इसको डिस्काउंट करके देख लिया, तो इसमें हमने 50 रुपये और जोड़ने हैं। अभी 50 रुपये जोड़ के इसका ये आ गया 4587, 335 रुपये का डिफरेंस आ गया, 6.81 हमने निकाला है। तो ये कहता है जी इट वुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर एज एक्सटिंक्शमेंट। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। कुछ नहीं है, क्लास में एग्जाम्पल किए हुए हैं, एग्जाम्पल भी किए हैं, क्वेश्चन भी किए हैं, सेम फॉर्मेट है। कोई नई चीज तो मैं आपको करा ही नहीं रहा। चलो जी सर, क्वेश्चन नंबर 2A हो गया। हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2B में। क्वेश्चन नंबर 2B किस चीज पे है? ये है सर इंड AS 1 पे। आपको ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से, ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने का, इसके हिसाब से ये बताना है कि करंट आइटम है कि नॉन करंट आइटम है। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा। अगर आप क्लास बुक ओपन करेंगे, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। ये क्लास बुक का बेटे क्वेश्चन नंबर 35 है। कट कॉपी पेस्ट, फिगर भी नहीं बदले हुए, डिट्टो क्वेश्चन। और मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन जुलाई 21 एग्जाम्स में भी आया था। काफी पुराना एग्जाम हो गया, आप तो 4 साल पहले पेपर में भी आके गए। वही क्वेश्चन यहाँ चिपका दिया इन्होंने। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लास बुक में है क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा जी, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3A में आ गया सर। ये क्वेश्चन नंबर 3A किस चीज पे है? ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 3A इंड AS 16 का, PPE का। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ क्लास में कि ये चोर है, चोर। मैं इनको चोर कहता हूँ। मैं इनके रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता? इनकी टीम के पास इतना कैलिबर ही नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन खुद फ्रेम कर दें। ये बात मैं क्लास में कितनी बार कहता हूँ, आरटीपीज एमटीपीज में बोलता रहता हूँ। इस बार तो इन्होंने प्रूव ही कर दिया। अरे चोरी के लिए भी यार अकल चाहिए होती है। क्वेश्चन उठाया IFRS की बुक से और डिट्टो क्वेश्चन आपको दे दिया। नालायकों ने आंसर भी चेंज नहीं करा, आंसर भी वही चिपका दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। इन्होंने हमसे पूछा जी बताओ IFRS के हिसाब से आप क्या करोगे? तो इंड AS 16 पे IFRS लगता ही नहीं, IAS लगता है 16। जो 100 की सीरीज है हमारी वो IFRS है, जो अदर देन 100 है वो IAS है। डिफरेंस मेरा बताया हुआ आपको कि 1 जनवरी 2000 से पहले वाले स्टेटमेंट IAS है, उसके बाद वाले IFRS है। अब इनका आंसर मैं हैरान ही मान गया। यार चोरी करते हो तुम, वो तो ढंग से कर लो। मैंने जब इनका आंसर पढ़ा, ये देखो इनका आंसर, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ IAS PPE। अरे भैया हमारे सिलेबस में IAS थोड़ा ना है, हमारे सिलेबस में तो इंड AS 16 है PPE का। तुम बाहर की किताबों से क्वेश्चन उठा के बच्चे को दे रहे हो, कम से कम नंबरिंग तो ठीक कर लो। हमारा जो इंडियन स्टूडेंट है, हमारे पूरे इंडिया में आपकी RTP MTP जानी है, क्या कर रहे हो आप लोग? बिठा दिए बस वहां पे, उठाओ बनाओ, उठाओ बनाओ। कुछ क्वेश्चन पुराने डाल दिए, कुछ इधर से उठा लिए, कुछ उधर से उठा लिए। अब आप कहेंगे चलो छोड़ो सर, क्यों आप बोलते हो, क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन में क्या जान है? कुछ भी नहीं है। मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, आओ। जान नहीं है क्वेश्चन में। ऑन 1 अप्रैल X3, डेट को ध्यान रखना बेटे, 1 अप्रैल X3 मैं लिख देता हूँ। 1 अप्रैल X3 क्या किया इन्होंने? जैक्सन लिमिटेड परचेज्ड सम लैंड फॉर 10 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 करोड़ की लैंड खरीदी है सर इन्होंने। एक लैंड खरीदी है सर इन्होंने, लैंड एक्वायर्ड 10 मिलियन। बहुत बढ़िया जी। जैक्सन लिमिटेड परचेज्ड द लैंड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरेटर पार्ट्स। ये जो लैंड खरीदी है, इनकी प्लानिंग है कि इस लैंड पे फैक्ट्री बनाएंगे।
और उस पर प्लांट इंस्टॉल करेंगे। तो आपको पता है लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं, प्लांट आपका डेप्रिशिएबल है, लेकिन आते दोनों ही पीपी में है। तो जब हम नोट्स टू अकाउंट्स में पीपी का नोट बनाएंगे वहां पे दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन के टाइम पे आपको लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, प्लांट पे लगाना है। ड्यूरिंग दी 6 months फ्रॉम 1st April X3 टू 30th September X3, इनको इंस्टॉलेशन करते करते 6 महीने निकल गए, यानी प्लांट को तैयार करते करते 6 महीने निकल गए हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा, पर हमें देखना पड़ेगा कि प्लांट पड़ता कितने का है। क्वेश्चन क्या कहता है आगे देखो। जैक्सन लिमिटेड इनकर्ड कॉस्ट टोटलिंग 3.5 million इन प्रिपेयरिंग द लैंड एंड इरेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑन द प्लांट। 3.5 million लग गए सर इनके। लो जी, ये प्लांट की कॉस्ट है, ये लैंड की कॉस्ट है। अगर हम उससे पूछेंगे जी पीपी, तो पीपी का नोट 13.5 million का बनेगा। हम एक बार हिसाब अलग अलग रखते हैं, हिसाब अलग अलग रखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन आगे? आगे क्वेश्चन कहता है सर, दिस प्रोसेस कॉज्ड सम डैमेज टू द लैंड फॉर मेकिंग इट सुटेबल फॉर सेटिंग अप द प्लांट। लैंड को डैमेज हो गया, जैसे लैंड को डैमेज होगा सरकार आ जाएगी, डीकमीशनिंग कॉस्ट आ जाएगी, लैंड को रिफिल करो। कितने एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, क्रूज का, एयरक्राफ्ट का, सी बेड का, लैंड का। अच्छा, जैक्सन लिमिटेड बिगेन ऑपरेशंस फ्रॉम 1 अक्टूबर। 6 महीने के बाद 1 अक्टूबर से ऑपरेशन चालू है, तो डेप्रिसिएशन भी चालू है। लेकिन वो जो लैंड को डैमेज करने वाली बात है वो मेरे दिमाग में है अभी। द डायरेक्टर्स एस्टिमेट दैट द प्लांट साइट वुड हैव इकोनॉमिक लाइफ 10 years। तो मेरा जो प्लांट है मैं उसको डिवाइड करूंगा 10 से, 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा, 6/12 करूंगा, हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग अमाउंट निकाल लूंगा। बच्चों वाली बात है, ये तो कोई खास बात नहीं है, ये तो इंटर का बच्चा भी कर देगा, यहाँ तक तो कुछ खास नहीं। आगे पढ़ने तो मुझे क्या कहता है क्वेश्चन। जैक्सन लिमिटेड इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू रेक्टिफाई द डैमेज caused to the land for setting up the plant। डीकमीशनिंग कॉस्ट आ गई। ऑब्लिगेशन लीगल भी हो सकता है। आपको 2 तरह के ऑब्लिगेशन बताता हूँ ना, एक लीगल और एक प्रॉमिस्ड। एक होता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, जैसे वारंटी होती है। एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन, जो सरकारी डंडा चलता है। इन पे सरकारी डंडा चल गया, कहते लैंड को ठीक करो। द डायरेक्टर्स एस्टिमेट दैट द कॉस्ट ऑफ दिस रेक्टिफिकेशन आफ्टर 10 years ऑन 30th September विल बी एज फॉलोज। प्लांट की लाइफ है 10 साल, 10 साल बाद हम फैक्ट्री बंद करेंगे, तब आपको लैंड ठीक करके जानी है, डीकमीशनिंग कॉस्ट है, कितने रुपए लगेंगे? 3 million टू रेक्टिफाई द डैमेज कॉज्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ द लैंड फॉर सेटिंग अप प्लांट। 3 million लगेंगे 10 साल बाद। लेकिन डीकमीशनिंग कॉस्ट तो डिस्काउंट होती है, और आपको क्वेश्चन ने बताया है एन एनुअल डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएट 12%। ओके, और जो प्रेजेंट वैल्यू है 10 साल की वो बनती है 32.2 पैसा। अगर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा तो ये बनेगा, अगर 1 रुपए में होते हैं 100 पैसा, तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये पीवी फैक्टर दे रखा आपको 12% का 10 ईयर्स का। तो क्या करना चाहिए मुझे इसमें ऐड करना चाहिए पीवी ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट 3 million इंटू 322 डीकमीशनिंग कॉस्ट। और क्या एंट्री पास होगी, क्या एंट्री पास होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट। ये 3.5 million है, और ये आएगा 0.966 million। इसका लगाया हमने टोटल, तो ये आ जाएगा 4.466। हाँ ठीक है, ये मेरी कॉस्ट आ गई। अब मुझे इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, मुझे इस पे डेप्रिसिएशन लगाना, तो मैं करूँगा 4.466 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा बेटे 0.2233। 3 डेसिमल ही ले लेते हैं,
डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगी आपकी 4.466 माइनस 0.223 4.243 ये कैरिंग अमाउंट आ गई। ये कोई क्वेश्चन है? ये तो कोई क्वेश्चन ना होगा। प्लांट में डीकमीशनिंग कॉस्ट ऐड करनी है और डेप्रिसिएशन लगा देना हाफ ईयर का, ये कैरिंग अमाउंट आ गई। इंटरनेशनल किताबों में जो क्वेश्चंस हैं वही आपके इंडेस में, क्योंकि जब इंडेस और आईएफआरएस सेम हो गए तो आप इंडिया में पढ़ो या यूके में जाके पढ़ो, बात तो एक ही। अब देखो कई बार एडवांटेज मिल जाता है। मैं जब जतिन को वहां छोड़ने गया यूके उसकी यूनिवर्सिटी में, तो कुछ बच्चे वहां पे बिजनेस फाइनेंस का कोर्स करने आए हुए थे। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में घूम रहा था तो वहां पे बिजनेस स्कूल बना हुआ था, मैं वहां 10 मिनट टाइम पास करने लग गया। तो वहां मुझे एक इंडियन स्टूडेंट मिल गया, वो चेन्नई से था। मैंने उससे पूछा यार तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? कहता जी हम तो यहाँ बिजनेस स्कूल में बिजनेस फाइनेंस का कोर्स करते हैं, कोई बैफ वगैरह कहते हैं उसको, मुझे पता नहीं क्या है, अपनी नॉलेज नहीं है बेटे इतनी। मैंने उसको बोला तुम्हारा करिकुलम क्या है? तो उसमें वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ रहे थे। तो मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। मैंने उसको बोला यार तेरे को कभी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई दिक्कत आए ना मेरे से कंसल्ट कर लियो। उसने नंबर सेव भी कर लिया बच्चे ने। तो मैं उसका कोर्स चल रहा था, वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, मैं न्यू कासल में ही था। तो उसका मेरे को मैसेज आया कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। मैंने उसको होटल बुला लिया, मेरा बढ़िया टाइम पास हुआ। 1 डेढ़ घंटा उसको एक्सप्लेन किया, उसको एक फ्लो चार्ट सा बना के दिया। कौन सा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 बोरोइंग कॉस्ट का। वो कहता जी इतने काम है, मैंने इतने काम है। उसकी सारी जो जो उसने थीसिस बनानी थी, जो केसेस उसके थे वो सारे सॉल्व हो गए उसके। ऐसे टाइम पास भी हो जाता है, कई बार एडवांटेज मिल जाता है। और जतिन मेरी शक्ल देख रहा, कहता पापा यहाँ भी ट्यूशन सेंटर खोल। मैं कहा यहाँ पैसे तो नहीं ले रहा, यहाँ तो फ्री में सर्विस कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ अपना। सब सेम है बेटे, सिर्फ आपकी भाषा का अंतर है। जो यहाँ पढ़ रहे हो वही वहां चल रहा है, रूल तो सेम ही है। पेपर का पैटर्न का फर्क है, वहां 50-50 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, वहां थोड़ा सा पेपर प्रैक्टिकल मैनर में पूछते हैं। 50-50 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं उनके यहाँ, जब उनकी सीए होती है सीमा, तो वो एक 50-50 नंबर की 2 केस स्टडी दे देते हैं सॉल्व। यहाँ थोड़ा ना है 4 नंबर का ये आएगा जी, 6 नंबर का ये आएगा, 8 नंबर का, सारा सिलेबस में से पूछ लो और बच्चा परेशान होता रहे। एजुकेशन सिस्टम एट पार है, लेकिन हमारा पेपर सिस्टम एट पार नहीं है। और क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? हम एक काम और कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट का बैलेंस निकाल सकते हैं। तो प्रोविजन मेरे पास कितना है, प्रोविजन क्रिएटेड कितना है, पॉइंट, हमने कितना प्रोविजन क्रिएट किया है 0.966। इसमें आप अनवाइंडिंग कॉस्ट ऐड कर सकते हो, हम इसमें अनवाइंडिंग कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, इसको इंटरेस्ट कॉस्ट भी कह देते हैं। तो 0.966 इंटू 12% इंटू 6/12, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट है वो हमने अक्टूबर में क्रिएट किया है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्लांट, उस पर 6 महीने का ब्याज आप ऐड कर लो। तो मैंने जब 0.96 का 12% निकाला, 6 महीने का ब्याज, तो ये आ गया जी 0.058, ये इंटरेस्ट आ गया। तो ये आ गया 0.96 प्लस 0.058, तो ये आ गया 1.024। ये कैरिंग अमाउंट आ गई प्रोविजन की। एक लाइन अभी पेंडिंग है, और वो क्या लाइन है, कोई 2 लाख रुपए का 0.2 मिलियन मतलब 2 लाख रुपए फॉर ईच ईयर, हर साल, टू रेक्टिफाई द डैमेज कॉज्ड ओइंग टू प्रोडक्शन प्लांट। नहीं समझे? एक तो होता है जी डीकमीशनिंग कॉस्ट, आपने प्लांट लगाया, लैंड खराब कर दी, जब आप प्लांट छोड़ के जाओगे 10 साल बाद ये पैसे लगा के जाना। एक होता है जो आप हर साल प्रोडक्शन करेंगे ना, उस प्रोडक्शन की वजह से जो डैमेज आएगा उसका भी प्रोविजन बनाओ। तो इसका मतलब ये एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो साल के एंड में बनाएंगे हम।
बात समझ रहे हैं? हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं साल के एंड में बनाऊंगा, मेरे प्लांट की लाइफ क्या है, 10 साल, 6 महीने में प्रोडक्शन करूंगा, तो कितने साल बचेंगे, 9.5 साल। मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रोडक्शन बेस्ड है, ये प्रोडक्शन की वजह से बन रहा है। तो पहले प्रोडक्शन तो कर लो, साल के एंड तक पहुंचोगे, 6 महीने निकलेंगे, तो रिमेनिंग पीरियड बचेगा प्लांट का 9.5 साल। इसीलिए इन्होंने आपको 9.5 साल का 12% का एक और पीवी फैक्टर दिया है कि प्रोडक्शन की वजह से जो आपको डैमेज होगा उसका भी प्रोविजन बनाओ। तो एक एक्विजिशन से रिलेटेड है, वो तो 10 साल के हिसाब से बना दिया, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये बनता है 341। आओ मेरे पास, मैं इसमें ऐड कर दूंगा एडिशनल प्रोविजन, एक और बनाना है आपने, 0.2 इंटू 341 इंटू 6/12। क्यों? ये रेट है एनुअल 12%, ये 12% आपका एनुअल रेट है, एनुअल। और मुझे प्रोविजन बनाना है 6 महीने का, तो रेट का आधा तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो बताओ ये कितना आया, 0.2 इंटू 341 इंटू 6/12, तो ये आ गया 0.034। टोटल बताओ कितना आया, 1.058। ये आपका नेट बैलेंस आ गया। ये क्वेश्चन है बेटे आपका। और इसको हमने प्लांट की कॉस्ट में ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रोडक्शन बेस्ड है, ये रियल प्रोविजन है, इसका कॉस्ट से लेना देना नहीं है। कॉस्ट से लेना देना डीकमीशनिंग कॉस्ट का है। ये तो आपका प्रोविजन ऑपरेशनल बेस्ड है, हर साल प्रोविजन बनाते जाएंगे। पहले हम इस पे क्या करेंगे, ब्याज ड्यू करेंगे, फिर अगला प्रोविजन बनाएंगे नेक्स्ट ईयर। और ये सारी चीजें बेटे यहाँ इन्होंने दे रखी हैं, ये पूरा आंसर है। देखो इन्होंने जी हमें बताया जी 10 मिलियन की लैंड है, 3.5 मिलियन का प्लांट है, तो ये आपका पीपीई बन जाएगा, ठीक है, 13.5 मिलियन का। फिर इन्होंने बताया जी आपको एक डीकमीशनिंग कॉस्ट प्रोवाइड करना है 0.966 का, ठीक है जी। फिर कहते हैं जी कॉस्ट आपकी हो जाएगी ये 3.5 मिलियन प्लस ये हमने भी इतना ही निकाला था 4.466। फिर कहते हैं इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम इतने का, डेप्रिसिएशन निकाल दिया। फिर कहते हैं जी क्लोजिंग बैलेंस अगर आपको निकालना है तो ये कॉस्ट है और ये डेप्रिसिएशन माइनस करके इतना आ जाएगा, अपना भी इतना ही आ रहा है। फिर इन्होंने वो हाफ ईयर वाली बात की है हमारे साथ, ये अनवाइंडिंग की बात की है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वर्ड यूज हो रहा है, अनवाइंडिंग। एक गधे एग्जामिनर ने, एक पागल एग्जामिनर ने, एक वाहियात एग्जामिनर ने बच्चे के नंबर इस बात पे काट लिए कि उसने पेपर में इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लिखी, अनवाइंडिंग कॉस्ट लिख दी। मेरे पास शीट पड़ी थी, मैंने पढ़ा उसको, इतना गुस्सा आया कि बच्चे ने वहां लिख दिया अनवाइंडिंग कॉस्ट, तो उसमें नोट लिख दिया, कहता अनवाइंडिंग कॉस्ट नहीं है इंटरेस्ट। इतने गधे बैठे हैं बताओ कि अनवाइंडिंग और इंटरेस्ट एक ही बात है यार, तो कैलकुलेशन देख बच्चे की, कॉन्सेप्ट देख। कहता नहीं नंबर काट। ये दुर्भाग्य है भारत का, ऐसे ऐसे गधे लोगों के हाथ में पेपर जाता है। इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, एक छोटी सी मिस्टेक हुई, 14 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर काट। अरे पागल आदमी, 1 नंबर की कैलकुलेशन भी नहीं है जिसके तूने 5 नंबर काट लिए बच्चे के। हम तो बोल बोल के थक गए बेटे, इन बहुत ढीठ है हमारी इंस्टीट्यूट, बहुत ढीठ है, इनकॉम्पिटेंट लोगों भरे पड़े हैं यहाँ, लीर के फकीर। ये स्टडी मैट है, इसमें जो लिखा हुआ है वही चाहिए। सारे एग्जामिनर ऐसे नहीं है, 5% एग्जामिनर ऐसे हैं, और जब 5% एग्जामिनर इनकॉम्पिटेंट होंगे तो भी बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा। गलत है, बिल्कुल गलत है। अब इनको बोले ये बता ये अनवाइंडिंग क्यों लिखा हुआ है, फिर तुम्हारी आरटीबी गलत है, एमटीबी गलत है, यहाँ पे तुम इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों, यहाँ से चोरी कर लिया ना इंटरनेशनल से। ये देखो ऐसे काम करते हैं बेटे, ये मैं बीच में बोलना बंद कर दिया था, फिर दोबारा बोलना शुरू किया इनके खिलाफ। चलो अच्छा जी, फिर ये एडिशनल अमाउंट आपने प्रोवाइड की है, और फिर आपको ये क्लोजिंग बैलेंस भी बताएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल प्रोविजन था, ये इस पे ब्याज हो गया, ये एक्स्ट्रा प्रोविजन हो गया, ये फिगर आ जाएगी, ये क्वेश्चन। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ बेटे।
क्वेश्चन नंबर 3 ए के बाद मैं 3 बी में आ गया। अब मुझे कुछ नहीं कराना, ये क्वेश्चन नंबर 3 बी है, सब पुराने क्वेश्चन है। इंड एस 12 में जाओ, क्लास बुक में आओ और क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन, ना फिगर चेंज, ना नाम चेंज, ना फिगर चेंज, ना लाइनें चेंज, डिट्टो पढ़ा हुआ है आपने, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं कह रहा हूं तो मैंने वेरीफाई कर लिया होगा। रेपिटेटिव क्वेश्चंस पे थोड़ा ना मत्था मारते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 ए, इंड एस 41, क्लास बुक में जाओ, क्लास बुक का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब कर चुके आप। इंड एस 36, इंपेयरमेंट, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 48, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन, फिगर भी नहीं बदले, वही क्वेश्चन उठा के चिपका दिया। मैं फिर आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 5 ए, इंड एस 115, क्लास बुक का कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 107। अगर आपने 107 क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसको करने की जरूरत नहीं है। डिट्टो क्वेश्चन, पॉइंट रिडम्पशन वाला क्वेश्चन है ये। आपने, कस्टमर ने माल खरीदा, आपने उसको पॉइंट्स दे दिए, अब वो फ्यूचर में परचेज करेगा, फिर पॉइंट रिडीम करे, वही क्वेश्चन है। 107 पढ़ो, कहानी खत्म, दोबारा मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है। इसका बी केस, हमारा जो मॉड्यूल नंबर 7 है, उसमें एक चैप्टर दिया था मैंने आपको, केस स्टडी ऑन इंड एस के नाम से, और आपके स्टडी मटेरियल में इसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं इसको केस स्टडीज बोलता हूँ। ये पूरे सिलेबस की केस स्टडीज डाली हुई है इसमें इन्होंने। अगर आप चेक करेंगे तो हमारी बुक के अंदर ये केस स्टडी नंबर 5 है और ये मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन, डिट्टो। और ये इंडिया 16 की बुक में भी है, ये इंडिया 16 में भी है, क्योंकि एक बार आरटीपी एमटीपी में भी आया था तो मैंने इस बुक में डाल दिया। केस स्टडी भी है और इंडिया 16 में भी है, आप देख सकते हो। वैसे ये केस स्टडी नंबर 5 है बेटे हमारी, है ना, हाँ केस नंबर स्टडी 5 है। फिर आगे जी 6A में इंड एस 105 का क्वेश्चन है। अब मेरे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स न्यू, जो नए बच्चे हैं, ये उनकी क्लास बुक में है, और ये उनकी क्लास बुक में है क्वेश्चन नंबर 19। और जो बच्चे पुराने हैं, जो पुराने बच्चे हैं, इनको मैंने एक क्वेश्चन बैंक बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक ऑन आरटीपी एमटीपी, हर अटेम्प्ट में अपडेट भी करता हूं। ये क्वेश्चन वहां है और ये है क्वेश्चन नंबर 4। और सारे बच्चों को पता है कि जो आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन बैंक है, मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है, उसमें 105 में जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है सर। कोई नया क्वेश्चन नहीं है। मैं 6B में आ गया। ये 6B, ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग है, टेक्नोलॉजी आप पढ़ लेना। 6C, ये है सर इंड एस 24 का क्वेश्चन, रिलेटेड पार्टी का। क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है, स्टडी मैट से उठाया आपको दे दिया। ये इसका सेकंड पार्ट, ये वाला 6C का सेकंड पार्ट, ये है जी इंड एस 8 का क्वेश्चन, इंड एस 8 आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 2।
वो जो हमारा आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन बैंक है, आप उसमें इंड एस 8 में जाएंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कराया हुआ। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ये कोई एरर है या चेंज इन पॉलिसी है, आपको सिर्फ चेक करके ये बताना है। अब जैसे ये जो एक्सपेंस है 1.5 लाख का पिछले साल का, ये गलती से रह गया था बुक्स में, तो ये क्या है? पीपी, अकाउंटिंग एरर है, इसको ठीक करो। अच्छा जी, ये क्या है? ये एस्टीमेट है। क्यों? कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि सैलरी रिवाइज करके दो, और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्रूवल आ गया, अप्रूवल के बाद जजमेंट आई है, तो चेंज इन एस्टीमेट है। और अगर अप्रूवल से पहले जजमेंट आता और आप ठीक नहीं करते तो एरर बन जाती। ये सब डिस्कस किया हो आपके साथ, कुछ है ही नहीं। आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन बैंक आपकी गूगल ड्राइव के लास्ट फोल्डर में पड़ा है, और अगर कोई बच्चा न्यू कोर्स से भी पुराना है तो टेलीग्राम पे भी पड़ा है, वहां शेयर किया हुआ। और क्या है जी इसमें? बस खत्म है जी, आपकी एमटीपी खत्म हो गई। इस एमटीपी में क्या था? एक तो एमसीक्यू थे और 2 क्वेश्चन नए थे, एक वो मॉडिफिकेशन का, एक वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 वाला, बाकी सब क्वेश्चन पुराने। अब आप इस पे नजर मार लो, नए क्वेश्चन कर लेना, पुराने छोड़ देना, टाइम वेस्ट क्यों करना। अब इसके बाद क्या आएगा? एक एमटीपी रह गई है, एमटीपी 2, बस उसके बाद अपना काम खत्म। आरटीपी हो गई, एमटीपी 1 हो गया, एमटीपी 2 रह गई, वो डिस्कस कर लेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।